में हार्ड वर्क है, उसमें छाला पड़ता है। अभी भी मेरे हाथ में छाला पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे अभी भी मेरे पास घाव है, यहाँ पर पूरा छाला पड़ जाता है। हाथ टाइमिंग दिख रहा है? हाँ लिख रहा है। इसको कहते हैं पूरा एकदम टाइट हो जाता है। आप ये मान लीजिए जिम जाने का जरूरत नहीं, आपको इतना भारी भारी लोहा उठाना पड़ेगा। रेल में पैकिंग। काम ट्रैक मेंटेनर का वीडियो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा कि काम कैसा रहता है। काम के लिए तो बताया नहीं जा सकता, काम तो रहता ही हार्ड। आपको इसमें रेल उठाना पड़ेगा, स्लीपर उठाना पड़ेगा, ब्लास्ट खींचना पड़ेगा। इसमें मेनली क्या है कि इसमें काम फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही काम करना पड़ेगा। काम इसमें अनलिमिटेड है, आपको काम करना पड़ेगा। और काम हार्ड वर्क है ही, लेकिन यही है, हार्ड वर्क कीजिएगा आपको ज़्यादा मेहनत वाला काम दिखेगा तो स्टडी करने में भी ज़्यादा मन करेगा कि नहीं हमको इस काम से निकलना है, हर हाल में निकलना है। तो इस काम से निकलने के लिए हमको पढ़ाई करना ज़रूरी है। मौका आपको जब भी मिलता है तब भी आप पढ़ने के लिए सोचिएगा कि हम कम से कम इसी में पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये काम हमको ज़िंदगी भर करना पड़ जाएगा। और ट्रैक मेंटेनर का पद में बैक पेन होना कंपलसरी है। दिन में तो नहीं होती, दिन में तो कीमन ड्यूटी जाता है, चूँकि कीमन फिक्स किया होता है। दिन में तो पेट्रोलिंग अपना कीमन कर लेता है, रात में हम लोग का रहता है। नाइट में अपना तुम चलो 20 किलोमीटर देखो, लाइन चेक करते रहो, ये सब। रात को ट्रेन भी चलती है लाइन पर, तो आप ट्रेन का संकेत कैसे मिलता है आपको? क्योंकि बहुत से हमने सुना है कि भाई ट्रैक मेंटेनर के साथ हादसे भी होते हैं अक्सर। ये सही है, ये हादसे होते, ये डेफिनेटली सही है। क्योंकि क्या है ना कि नाइट पेट्रोलिंग जब स्टार्ट होता है, मानसून पेट्रोलिंग है ये, इसमें बारिश कंटिन्यू होना ही होना है। बारिश आपको मिल जाएगा। जब बारिश आता है तो इधर क्या है कि स्ट्रेट लाइन में आपको, जब लाइन सीधी रहे तो आपको दिख जाता है कि ट्रेन आ रहा है। जब कर्व रहता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेन भी आ रहा है। अगर हैवी बारिश हो रहा है तो आपका ट्रेन का विसल भी नहीं सुनाई देगा, हॉर्न भी नहीं सुनाई देगा कि ट्रेन भी आ रहा है। उस सब में आपको खुद से सतर्क रहना पड़ता है, चौकन्ना ज़्यादा रहना पड़ता है कि कहीं से ट्रेन को देखते रहना पड़ता है, ट्रेन तो सामने तो नहीं आ रहा है। खुद का भी सेफ्टी करना है, प्लस में हमारे साथ में मेरा पार्टनर रहता है, उसका भी सेफ्टी करना है। वो दोनों का सेफ्टी लेकर चलना पड़ता है। यानी जान हथेली पर रखकर आपको ये जॉब करनी है। हाँ, ये तो फिक्स है। इसमें तो आपको खतरा होने का पूरा चांस है। स्ट्रेट लाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्व जब भी आता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कर्व में प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न है आपको ना लाइट दिखेगा ट्रेन का, नहीं ट्रेन दिखेगा, ना ट्रेन का साउंड सुनाई देगा उतना। तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट या आपकी सुपरवाइजर की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया जाता कि भाई इतने बजे ट्रेन आएगी, या आपको खुद ही माइंड में रखना पड़ता खुद है? ही माइंड में, सुपरवाइजर कुछ नहीं देगा, कुछ भी आपको नहीं बताएगा, ट्रेन मोमेंट नहीं बताएगा। बस खुद से सेफ्टी करते हुए काम करते रहना है। वर्तमान में गुड्डू कुमार भाई रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पर हैं। इनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आया था लोको पायलट का, आज ये उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को आपके लोको पायलट की थोड़ी जर्नी बताइए, कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे फार्म भरा? ये डिपार्टमेंटल फॉर्म निकला 2024 में। चूँकि डिपार्टमेंटल फॉर्म निकलता है तो हम लोग के वेबसाइट पर पता चल जाता है। इसमें मैं फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम चला पीटी का, पीटी मेरा उसमें हो चुका। उसके बाद उसका पीटी के सेकेंड एग्ज़ाम मेरा हुआ ITI ट्रेड का, वो ट्रेड भी क्वालिफिकेशन कर लिया। थर्ड में हाल ही में अभी 2 मंथ पहले मैंने साइको का एग्ज़ाम दिया। साइको में 8 पेपर का एग्ज़ाम था। 8 पेपर में भी साइको में क्या है कि प्रत्येक पेपर में क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर उसमें 8 पेपर का था, अगर एक पेपर में भी अगर फेल तो मतलब आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। तो वो 8 पेपर का एग्ज़ाम था, वो 8 पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब मेरा मेडिकल और DV बचा हुआ है, जो कि 15 दिन के बाद मेडिकल और DV भी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें कट ऑफ ये 72 गया था। 72 यानी बहुत हाईएस्ट में मेरिट गई थी बेंगलोर? हाईएस्ट में गई थी बेंगलोर में, उस समय हाईएस्ट में चले गए थे, जबकि पटना में 65 ही गया था। सितंबर 2023 में बेंगलोर डिवीज़न और ट्रैक मेंटेनर 4 पद पे चयनित हुआ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइव इनसाइट इंडिया पर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मतलब भाई के संघर्ष से आप भी सोचेंगे कि संघर्ष हो तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। आज मेरे साथ में गुड्डू कुमार है, ये अपनी जर्नी खुद बताएंगे। ये वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी में है, बेंगलोर RRB बेंगलोर बोर्ड में। तो गुड्डू कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। आप हमें बताइए, आप
सबसे पहले आपका रेलवे ग्रुप डी में कब सिलेक्शन हुआ, कौन सी पोस्ट पे हुआ? मैं गुड्डू कुमार बिहार का रहने वाला हूँ, समस्तीपुर जिला ताजपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा सिलेक्शन सितंबर 2023 में बेंगलोर डिवीज़न और ट्रैक मेंटेनर 4 पद पे चयनित हुआ है। तो यानी आप रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुए हैं। आरआरबी बेंगलोर बोर्ड से आपने फार्म भरा था? जी जी, आरआरबी बेंगलोर बोर्ड से फॉर्म भरे थे, जिसमें मेरा 2023 में सिलेक्शन हुआ और अभी वर्तमान में पद मुझको ट्रैक मेंटेनर 4 मिला हुआ। आप हमें ये बताइए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो कितने मार्क, कितने मतलब कट ऑफ कितनी गई थी आपकी? जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें कट ऑफ ये 72 गया था। 72 यानी बहुत हाईएस्ट में मेरिट गई थी बेंगलोर? हाईएस्ट में गए थे बेंगलोर में, उस समय हाईएस्ट में चले गए थे, जबकि पटना में 65 ही गया था। अच्छा जी, ऐसा मतलब बेंगलोर में मतलब सबसे डाउन मेरिट रहती है, इस बार यहाँ पे 2023 में जो ज़्यादा हाई चली गई थी? 2023 में ज़्यादा चले गई थी। गुड्डू कुमार भाई है जो बिहार से हैं, इन्होंने एक ऐसा अपने संघर्ष से, अपने जुनून से एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे अगर आप में संघर्ष करने की क्षमता है तो आप भी हासिल कर सकते हैं। अभी वर्तमान में गुड्डू कुमार भाई रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पर हैं। इनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आया था लोको पायलट का, आज ये उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को आपके लोको पायलट की थोड़ी जर्नी बताइए, कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे फार्म भरा? ये डिपार्टमेंटल फॉर्म निकला 2024 में। चूँकि डिपार्टमेंटल फॉर्म निकलता है तो हम लोग के वेबसाइट पर पता चल जाता है, डिपार्टमेंटल फॉर्म का वेबसाइट पर आता है, दिया जाता है उसका नोटिफिकेशन। वो नोटिफिकेशन हम लोग देखे तो हम, चूँकि मेरे पास ITI का डिग्री था, इसमें क्वालिफिकेशन में ITI मांग रहा था, हमारे पास डिग्री था तो मैंने ALP लोको पायलट का वैकेंसी मैंने फिलअप कर दिया। कितनी वैकेंसी आई थी और कब आपने लगभग फॉर्म अप्लाई करा? ये वैकेंसी आया था 274 पोस्ट। 274 पोस्ट। और कितने बच्चों ने फार्म भरा था जो रेलवे के एम्प्लॉय? अप्रॉक्स 500, बेंगलोर डिवीजन में अप्रॉक्स 500 के लपेट में बच्चों ने ये वैकेंसी अप्लाई किया था। आपका बेंगलोर बोर्ड में लोको पायलट का फार्म निकला था डिपार्टमेंटल, इसे दूसरे बोर्ड का भी भर सकता है रेलवे का? भर तो सकता है, लेकिन सभी अपने अपने बोर्ड में भरते ही हैं, क्योंकि सभी का पर्सनल बोर्ड में निकलता है। क्योंकि हम बेंगलोर डिवीजन में तो बेंगलोर डिवीजन का भरे, इसी प्रकार कोई मैसूर डिवीजन है तो मैसूर डिवीजन भी अपना निकाले हुआ था, हुबली डिवीजन है तो हुबली डिवीजन भी अपना निकाले हुआ था। तो सभी जब अपने अपने डिवीजन में निकल रहा था, सभी अपने अपने डिवीजन में ही भर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए, जैसे आप लोको पायलट में सेलेक्ट हो चुके हैं, कितनी प्रक्रिया आपकी लोको पायलट की कंप्लीट हो चुकी है? मेडिकल, फिजिकल, क्या क्या हो चुका है अभी तक? इसमें मैं फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम चला PT का, PT मेरा उसमें हो चुका है। उसके बाद उसका PT के सेकेंड एग्ज़ाम मेरा हुआ ITI ट्रेड का, वो ट्रेड भी क्वालिफिकेशन कर लिया है। थर्ड में हाल ही में अभी 2 मंथ पहले मैंने साइको का एग्ज़ाम दिया। साइको में 8 पेपर का एग्ज़ाम था। 8 पेपर में भी, साइको में क्या है कि प्रत्येक पेपर में क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर उसमें 8 पेपर का था, अगर एक पेपर में भी अगर फेल तो मतलब आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। तो वो 8 पेपर का एग्ज़ाम था, वो 8 पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब मेरा मेडिकल और DV बचा हुआ है, जो कि 15 दिन के बाद मेडिकल और DV भी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट सबसे हार्ड मानी जाती है। आज इन भाई की मेहनत, इन भाई के जुनून और संघर्ष से आज ये लोको पायलट बन चुके हैं। लोको पायलट की पोस्ट एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है और बहुत अच्छी पोस्ट है भी। तो आप गुड्डू कुमार भाई हमें ये बताइए, आपका काम इतना हार्ड रहता है, क्या वाकई काम आपका हार्ड रहता है और फिर कैसे तैयारी करी? काम ट्रैक मेंटेनर का वीडियो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा कि काम कैसा रहता है। काम के लिए तो बताया नहीं जा सकता, काम तो रहता ही हार्ड। आपको इसमें रेल उठाना पड़ेगा, स्लीपर उठाना पड़ेगा, ब्लास्ट खींचना पड़ेगा। इसमें मेनली क्या है कि इसमें काम फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही काम करना पड़ेगा। काम इसमें अनलिमिटेड है, आपको काम करना पड़ेगा। और काम हार्ड वर्क है ही, लेकिन यही है, हार्ड वर्क कीजिएगा, आपको ज़्यादा मेहनत वाला काम दिखेगा तो स्टडी करने में भी ज़्यादा मन करेगा कि नहीं हमको इस काम से निकलना है, हर हाल में निकलना है। तो इस काम से निकलने के लिए हमको पढ़ाई करना ज़रूरी है। मौका आपको जब भी मिलता तब भी आप पढ़ने के लिए सोचिएगा कि हम कम से कम इसी में पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये काम हमको ज़िंदगी भर करना पड़ जाएगा। इसीलिए ये क्या है ना कि पॉजिटिव थिंकिंग देने लगता है। ये हार्ड वर्क तो है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ क्या है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग भी देता है कि नहीं हमको ये काम कर रहे हैं, ये बहुत मेहनत का हमको थोड़ा इससे आगे बढ़ना है। इससे आगे बढ़ेंगे कब? जब पढ़ेंगे। ये पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। सही बात।
तो जैसे आप ट्रैक मेंटेनर का काम करते हैं रेलवे लाइन पे, तो जो आपके सीनियर है जैसे सुपरवाइजर, वो तो इधर उधर चले जाते हैं, तो आप 15 कितने ग्रुप में रहते हैं लड़के काम करने के लिए, एम्प्लॉय? अभी ग्रुप में देखिए तो सभी ग्रुप में कहीं पर ज़्यादा आदमी रहता है, कहीं पर कम रहता है। जैसे हमारे ग्रुप में 4 ही आदमी हैं स्टेशन पे, हर एक स्टेशन पर अलग अलग है। तो लेकिन ये है कि जब भी ग्रुप वर्क मिलता है तो 8-9 आदमी आपके साथ में काम करेगा, आप 8-9 आदमी के सामने काम करते रहिएगा। नहीं, उसके जैसे साथ आपका सुपरवाइजर तो आपको काम देकर चला गया, तो आप काम मतलब इधर उधर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, या काम करना ही पड़ता नहीं है? नहीं, ये ठीक है कि आपके जब ग्रुप वर्क मिलता है तो बैठ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ड वर्क है। तो कंटिन्यू हार्ड वर्क कर नहीं सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट देता भी है कि तुम चाहो थोड़ा पानी पी लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर काम करो। काम तो करना पड़ता है लेकिन रेस्ट करते हुए, वो भी क्या बोलते हैं, हमारा सुपरवाइजर है तो भी थोड़ा सा रेस्ट देता है, नहीं रे तो भी थोड़ा सा रेस्ट मिलता ही है, लेकिन काम फिर करना पड़ता है बाद में। तो यानी हर हाल में आप काम से बिल्कुल बच नहीं सकते, नहीं। काम करना ही पड़ता है। काम से नहीं बच सकते। ट्रैक मेंटेनेंस फॉर में आप सोचेंगे कि हम काम से बच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ एम्प्लॉय सोचते हैं कि हम तो ग्रुप में 15-16 के ग्रुप में काम करेंगे, और 15-16 में अगर एक आदमी इधर उधर चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 15-16 आदमी अगर काम करे तो 16 आदमी को ही काम करना पड़ेगा। सभी का काम फिक्स रहता है, सभी को काम करना पड़ता है, क्योंकि हार्ड वर्क है। कोई एक भी छोड़ रहा है तो सभी पर वर्क लोड ज़्यादा पड़ जाता है। अगर सभी लोग मिलकर कर रहा है तो वो वर्क लोड थोड़ा सा ईजी लगता है। नहीं, ईजी तो है ही नहीं, ईजी बोल नहीं सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट कम पड़ता है। अगर कोई आदमी इसमें से निकल रहा तो वेट आदमी पर बढ़ जाता है। तो आप हमें ये बताइए, हमने सुना है कि ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके हाथ में छाले भी पड़ जाते हैं, बहुत भारी हथौड़ा चलाना पड़ता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब पूरे ट्रैक पे बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता है। तो थोड़ा इसके बारे में ये तो है। आपको जब मोमेंट मिलेगा काम करने का तो उसमें हार्ड वर्क है, उसमें छाला पड़ता है। अभी भी मेरे हाथ में छाला पड़ा हुआ आप है, देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे अभी भी मेरे पास घाव है, यहाँ पर पूरा छाला पड़ जाता है, हाथ पूरा एकदम टाइट हो जाता है। आप ये मान लीजिए जिम जाने का जरूरत नहीं, आपको इतना भारी भारी लोहा उठाना पड़ेगा, उससे हाथ पूरा मजबूत हो जाता है। प्लस में हाथ में चोट बहुत ज़्यादा लगता है। ये है हाथ उसमें सेफ्टी फर्स्ट है, लेकिन कितना भी बचा कर सेफ्टी से काम करते हैं कुछ ना कुछ में चोट आ जाता है। और ट्रैक मेंटेनर का पद में बैक पेन होना कंपलसरी है। ओ भाई, यानी भाई अगर आपको करना है ग्रुप डी रेलवे ट्रैक मेंटेनर में तो काम से बिल्कुल नहीं बच सकते, और हाथ में छाले भी पड़ेंगे, और बैक पेन भी आएगा, और कहीं कहीं किलोमीटर लंबा भी चलना पड़ेगा। तो यानी अगर आप में संघर्ष करने का पेट्रोलिंग जब चले, किलोमीटर की बात बोल रहे हैं तो बता देते हैं कि जब पेट्रोलिंग स्टार्ट होता है तो 20 किलोमीटर नेसेसरी है चलना, टाइम पीरियड के अनुसार चलना। जब अभी 20 किलोमीटर चल लेते हैं एम्प्लॉय? चलना पड़ता है, क्योंकि अब आ गया ना मानसून पेट्रोलिंग स्टार्ट होने वाला। अब हम लोग का स्टार्ट हो चुका है मानसून पेट्रोलिंग, इसमें 20 किलोमीटर कंटिन्यू चलना पड़ता है, टाइम पीरियड में चलना पड़ता है। उसमें ये नहीं कि आप रेस्ट कर सकते, ये भी नहीं कर सकते हैं। आपका एक टाइमिंग मिला हुआ था, उस टाइम में जाके स्टेशन पर बुक चेंज करना होता है। वो अगर बुक चेंज नहीं कीजिएगा तो फिर गाड़ी को वो कॉशन में भेजेगा, उस पर फिर पनिशमेंट भी आएगा उसको अलग। पनिशमेंट भी अगर टाइम से नहीं आएगा? हाँ, अगर टाइम से नहीं पहुंचिएगा तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। क्यों, कोई अगर रास्ते में बीच में थक जाता है, आराम करता है, तो उसका भी कुछ वो नहीं कर सकता? वो थक गया, टाइम आप कुछ भी कीजिए, आपको टाइम पर पहुंचना है। अगर आप रास्ता में रेस्ट कर रहे हैं तो फिर आगे आपको फास्ट चलना होगा। अगर अभी हम कंडीशन पूरी है, रूल के हिसाब रूल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। 20 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा आपको। 5 किलोमीटर का एरिया दिया जाएगा, 5 किलोमीटर का आपको 4 राउंड मारना पड़ेगा। आपको 2 राउंड मारेगा पहले, फिर 2 राउंड के लिए आपको क्या करेगा, रेस्ट दिवा देगा कि 2 राउंड के लिए रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा 2 राउंड मारो बाद में। तो हमें ये बताइए, आपकी पेट्रोलिंग रात को भी होती है, दिन में होती है? दिन में तो नहीं होती, दिन में तो कीमन ड्यूटी जाता है, चूँकि कीमन फिक्स किया होता है। दिन में तो पेट्रोलिंग अपना कीमन कर लेता है, रात में हम लोग का रहता है। नाइट में अपना तुम चलो 20 किलोमीटर देखो, लाइन चेक करते रहो, ये सब करना। तो हमें बताइए, इतना बड़ा रिस्क का काम है, तो रात को ट्रेन भी चलती है लाइन पर, तो आप ट्रेन का संकेत कैसे मिलता है आपको? क्योंकि बहुत से हमने सुना है कि भाई ट्रैक मेंटेनर के साथ हादसे भी होते हैं अक्सर। ये सही है, ये हादसे होते, ये डेफिनेटली सही है। क्योंकि क्या है ना कि नाइट पेट्रोलिंग जब स्टार्ट होता है, मानसून पेट्रोलिंग है ये, इसमें बारिश कंटिन्यू होना ही होना है, बारिश आपको मिल जाएगा। जब बारिश आता है तो इधर क्या है कि स्ट्रेट लाइन में आपको, जब लाइन सीधी रहे तो आपको दिख जाता है कि ट्रेन आ रहा है।
जब कर्व रहता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेन भी आ रहा है। अगर हैवी बारिश हो रहा है तो आपका ट्रेन का विसल भी नहीं सुनाई देगा, हॉर्न भी नहीं सुनाई देगा कि ट्रेन भी आ रहा है। उस सब में आपको खुद से सतर्क रहना पड़ता है, चौकन्ना ज़्यादा रहना पड़ता है कि कहीं से ट्रेन को देखते रहना पड़ता है, ट्रेन तो सामने तो नहीं आ रहा है। खुद का भी सेफ्टी करना है, प्लस में हमारे साथ में मेरा पार्टनर रहता है उसका भी सेफ्टी करना है। वो दोनों का सेफ्टी लेकर चलना पड़ता है। यानी जान हथेली पर रखकर आपको ये जॉब करनी है। हाँ, ये तो फिक्स है। इसमें तो आपको खतरा होने का पूरा चांस है। स्ट्रेट लाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर्व जब भी आता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कर्व में प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न है आपको ना लाइट दिखेगा ट्रेन का, नहीं ट्रेन दिखेगा, न ट्रेन का साउंड सुनाई देगा उतना। तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट या आपकी सुपरवाइजर की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया जाता कि भाई इतने बजे ट्रेन आएगी, या आपको खुद ही माइंड में रखना पड़ता खुद है? ही माइंड में, सुपरवाइजर कुछ नहीं देगा, कुछ भी आपको नहीं बताएगा, ट्रेन मोमेंट नहीं बताएगा। बस खुद से सेफ्टी करते हुए काम करते रहना है। तो भाई जो भी रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर में आना चाहता है और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है ट्रैक मेंटेनर का, तो भाई आप आओ, काम करो, संघर्ष करो, लेकिन भाई जान हथेली पर रखकर ये जॉब आपको करनी पड़ेगी। ये तो है, ट्रैक मेंटेनर में अगर आपको मिल रहा है तो समझिए कि रिस्क तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारे गुड्डू कुमार भाई तो भाई इस जाल से बाहर निकल गए ट्रैक मेंटेनर में, क्योंकि ये लोको पायलट में सेलेक्ट हो जाएंगे अब कुछ टाइम के बाद। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे आप ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर में हैं तो लगभग सैलरी कितनी बन जाती है? थोड़ा बहुत से मतलब जानना चाहते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में आपको सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपया देगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको जो ये सैलरी है, हम लोग का जो पोस्ट है वो 1-8 के पोस्ट पर है। 1-8 लेवल? हाँ, लेवल 1 है तो 18,000 के पोस्ट पर है। 1-8 बोलने का मतलब 18,000। 18,000 के पोस्ट पर आप काम करें तो आपका इसमें जितना भी रेलवे जो अपना फैसिलिटी देता है उसमें सैलरी में, वो आपको देकर आपको देगा 30 से 35 हज़ार रुपया स्टार्टिंग में। इनका कहने का मतलब है गुड्डू भाई का कि आपका बेसिक पे 18,000 होगा, उसमें आपको कई सारे भत्ते मिलेंगे, जैसे HRA मिलेगा, डियरेंस रिस्क अलाउंस मिलेगा, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, उसमें सारे जोड़ के टोटल सैलरी 30, 35, 40 हज़ार हो जाती है। सही बात है। 40,000, 35 से 40,000 मान लीजिए मिनिमम चला जाता है। तो और हमें जैसे जैसे आपका सर्विस बढ़ेगा सैलरी भी बढ़ेगा। सैलरी भी बढ़ेगा। कितना % बढ़ता है हर साल? 6 महीने में या कितना? साल में बढ़ता है, 6 महीने पर नहीं बढ़ता है। साल में आपका तो इंक्रीमेंट लगेगा, जो कि फर्स्ट इंक्रीमेंट 500 का रहता है, सेकेंड इंक्रीमेंट में फिर 600 का रहता है। जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो फिर आपका DA, रिस्क अलाउंस सभी चीज़ बढ़ जाएगी।